तो नमस्कार दोस्तों, देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश में मैंने आपको इसमें ये पीछे की क्लास में जो करा दिया है, तो उससे अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो वो करा लीजिए, देख लीजिए। उस पर जाकर नीचे डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा। उसमें जितना भी है मैंने पीछे का कुछ क्वेश्चन आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो करा दिए हैं। तो नीचे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट में आप नीचे की वीडियो देख सकते हैं। तो आज इसमें जो बचा है उसमें आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, तो गुहा लेक मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है, उसके आगे बात करते हैं। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात, अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात इसने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो इन्होंने बिहार एवं आखोट यात्राएं रोक दी। ठीक है, तो इन्होंने बिहार और आखोट यात्राएं रोक दी। ठीक है, बिहार और आखोट यात्राएं रोक दी। यात्राएं रोक दी, ये रोक दी। उसके बाद इन्होंने उसके स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू करी। ठीक है, उसके स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू करी, उसके स्थान पर धर्म यात्राएं शुरू करी। ठीक है, शुरू करी, इन्होंने धर्म यात्राएं शुरू कर दी। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो इससे पूछता है, देखिए अशोक के शासनकाल में जो रज्जु को होता था वो आधुनिक जिलाधिकारी को, तो यानी कि रज्जुकों को राजस्व एवं न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। ठीक है, जो यानी कि अशोक के शासनकाल में रज्जुकों को जो आधुनिक जिसे आधुनिक जिलाधिकारी बोलते हैं इस समय, तो वो राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त था उसे। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि उस समय राजस्व और न्याय क्षेत्र में किसे अधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में, अशोक की शासनकाल में रज्जुकों को किसे? रज्जुकों को। ठीक है, रज्जुकों को जिसे आधुनिक जिलाधिकारी बोलते हैं। ठीक है, आधुनिक जिलाधिकारी, आधुनिक जिलाधिकारी। तो इसे जो था, इसे राजस्व एवं न्याय क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इसे राजस्व हो गया एक तो आपका, राजस्व और न्याय, दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त था। ठीक है, ठीक है, अधिकार प्राप्त था इसे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो इसमें पूछता है, बिहार के गया में बराबर की पहाड़ियों की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुहालेख उत्कीर्ण हैं। ठीक है, इन अभिलेखों में आजीवों की ये गुफाएं दान में किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि जो बिहार के गया में है बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुहालेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें अभिलेखों में जीवकों के गुफाएं दान में किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको नोट कर लेना है, यानी कि जो 3 गुफा बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर की
पहाड़ियों की दीवारों पर, ठीक है, 3 पहाड़ियों की दीवारों पर। गुफाओं की दीवारों पर। दीवारों पर, तो दीवारों पर क्या है, अशोक के गुहालेख उत्कीर्ण हैं, ठीक है, अशोक के गुहालेख उत्कीर्ण हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अशोक के गुफालेख। इसमें क्या है, इन अभिलेखों में आजीविकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है, ठीक है। इसमें क्या है, और दूसरा, इन अभिलेखों में आजीविकों को ठीक है, तो इसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद जो इसमें पूछता है, देखिए जितना भी करा रहा हूँ पॉइंट पॉइंट आप इनको नोट करते चलिए, और यही पॉइंट पे आपके क्वेश्चन आगे बनते हैं। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं अधिकांश वो प्राकृतक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेख, अगर बात करूं अशोक के अधिकांश अभिलेख, तो अधिकांश अभिलेख जो हैं कायम है आपके प्राकृतक भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, प्राकृतक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेता है कि कौन सी भाषा में कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद जो इसमें आते हैं आगे, देखिए अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मनसेरा की जो लिपि है वो खरोष्टी है, ठीक है, यानी कि 2 अभिलेख अशोक के 2 अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख, एक तो आपका शाहबाजगढ़ी अभिलेख, ठीक है, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मनसेरा अभिलेख। ये जो अभिलेख हैं ये केवल कायम है आपके खरोष्टी में, ठीक है, तो खरोष्टी लिपि में है ये दोनों अभिलेख, ठीक है, ये खरोष्टी लिपि में है आपके, खरोष्टी लिपि में है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें देखिए प्राचीन भारत में जो खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि की अगर बात करूं यहाँ पर, तो ये जो खरोष्टी लिपि थी ये दाएं से, यानी कि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, ये किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद तक्षशिला तथा लंगवान से अरमाइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। उसके बाद इसमें आपको नोट कर लेना है जो आपके अभिलेख मिले हैं, एक तो तक्षशिला, और आपका लंगमान से। तो यहाँ से जो मिले हैं तक्षशिला और लंगमान से,
यहाँ से अरमाइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, यहाँ से मिले हैं आपके अरमाइक लिपि में अभिषेक। ठीक है, अरमाइक लिपि में अभिलेख। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए, अरमाइक लिपि में जो लिखे हुए भाषी अभिलेख कंधार के, अब इसके बाद आगे आता है कंधार। तो कंधार से जो मिले थे वो आपके यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखे द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कंधार से जो प्राप्त हुए थे यूनानी और आपकी अरमाइक लिपि में। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ से कंधार में यूनानी और अरमाइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ से जो आती है बात आगे, जिसमें क्वेश्चन बचता है और आपका कि जो मास्की नेतुर गुर्जरा और जो मास्की नेतुर गुर्जरा तथा उदेल गोलम अभिलेख में अशोक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो आपके अभिलेख हैं मास्की, ठीक है, मास्की नेत्रा नेतुर और आपका गुर्जरा, तो ये जो अभिलेख हैं, और एक है आपका उदय गोलम, ये जो अभिलेख हैं, तो यहाँ से अगर बात करूँ इनकी अभिलेख, तो इसमें जो प्राप्त हुआ, देखिए ये अभिलेख इन अभिलेखों में अशोक का उल्लेख है। ठीक है, इनमें क्या है, अशोक का उल्लेख, इनमें अशोक का उल्लेख है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है कि मास्की नेतुर गुर्जरा और उदय गोलम में किसका उल्लेख है, तो इसमें अशोक का उल्लेख है। ठीक है, देखिए अगर बात आती है सर्वप्रथम किसने इन अभिलेखों को पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में ये जो पढ़ा था जेम्स प्रिंस ने सर्वप्रथम इसके अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, सर्वप्रथम इसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, तो इसने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद देखिए, अगर बात करूं अशोक के स्तंभ एकासम, यानी कि एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। ठीक है, अशोक के जो स्तंभ हैं वो एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, अशोक के स्तंभ एकासम, मतलब कहने का हो गया एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। अशोक के स्तंभ एकासम, एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। चलिए, उसके बाद इसमें आता है अशोक का, और देखिए अशोक के जो सांची का स्तूप है, भारत का स्तूप है, और सारनाथ के
और सारनाथ के धर्मरचिका का स्तूप जो है का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, यानी कि आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, भारत का स्तूप, भारत का स्तूप, और एक है आपका सारनाथ का स्तूप। ठीक है, तो इनके निर्माण की अगर बात करूं, निर्माण, तो इनका निर्माण किसने कराया था? आपका अशोक ने। ठीक है, तो इनका निर्माण किसने कराया था? आपका अशोक ने इनका निर्माण कराया था। ठीक है, देखिए अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो 13वां शिलालेख है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात पूछता है आपसे सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? आपका 13वां शिलालेख है। ठीक है, तो सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख, तो सबसे बड़ा शिलालेख है आपका 13वां। ठीक है, कौन सा है? 13वां, तो सबसे बड़ा शिलालेख है ये। उसके बाद आप बात देखिए, जो इसमें बात आती है, अगर देखिए संगम राज्य चोल थे, पांड्य, सत्ययुक्त एवं केरल में ताम्रपाणी यानी कि श्रृंगार सूचना अशोक के दूसरे, सेकंड, 13वें शिलालेख में मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, यानी कि आपका संगम राज्य चोल, संगम राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी, देखिए ताम्रपर्णी की सूचना अशोक के जो है, तो ये आपका श्रीलंका जो है, श्रीलंका की सूचना अशोक के दूसरे, सेकेंड, इनकी सूचना जो मिलती है श्रीलंका, जो इनकी सूचना मिलती है वो अशोक के दूसरे, 13वें शिलालेख में मिलती है। ठीक है, अशोक के किसे मिलती है? अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलती है। ठीक है, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है। देखिए अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाटेट्री फेंथर ने करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लें एक चीज़ को, अशोक के शिलालेख की खोज किसने कब करी थी? ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज तो कब हुई थी? 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेख की खोज हुई थी। किसने करी थी? तो पाटेट्री फेंथलर ने करी थी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। देखिए अब इसमें एक चीज़ बनती है मोस्ट, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है एपिग्राफी
किसे कहते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफी क्या होती है आपकी, शिलालेखों के अध्ययन, एपिग्राफी। तो एपिग्राफी क्या होती है आपकी, शिलालेखों के अध्ययन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। चलिए उसके आगे बात करता हूँ। तो देखिए, भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख जो है, भाब्रू अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये सबसे लंबा अभिलेख स्तंभ लेख है। ठीक है, सबसे लंबा स्तंभ लेख है, सबसे लंबा स्तंभ लेख है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके आगे बात करते हैं। देखिए, बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। ठीक है, तो बौद्ध जो परंपरा है, बौद्ध परंपरा, बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। ठीक है, अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण, स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका इसमें जो मोस्ट टॉपिक मैंने इसमें आपको करा दिए। ठीक है, अब इसमें आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे। ठीक है, तो यहाँ से आगे थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे। देखिए, जितना भी है आपके लिए मोस्ट है, इसको नोट करते चलिए। तो यहाँ पे अगर बात करूँ अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत, देखिए अशोक के धर्म के अगर मुख्य सिद्धांत की बात करूं तो अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा था और इसने उसी समय अहिंसा की नीति को अपनाया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया था, अहिंसा की नीति को अपनाया था। ठीक है, अहिंसा की नीति को अपनाया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। उसके बाद जो आगे पूछता था कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण जो की थी, एक नए मत का संस्थापक बना, यानी कि दीक्षा ग्रहण की और उसके एक नए मत का संस्थापक बना जो अशोक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी। और एक नए मत का संस्थापक बन गया। ठीक है, एक नए मत का संस्थापक बन गया जो अशोक धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो काय के नाम से जाना जाता है, जो अशोक धर्म के नाम से जाना जाता है, अशोक धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसको नोट कर लेना है।
उसके बाद आती है, देखिए, तृतीय बौद्ध संधि के बाद सम्राट अशोक द्वारा जो भेजे गए धर्म प्रचारक थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बाद जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति। धर्म प्रचारक और स्थान, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए, जो धर्म प्रचारक भेजे गए थे वो भेजा उसने महेंद्र और संघमित्रा को जो भेजा वो श्रीलंका भेजा, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को। तो महेंद्र और संघमित्रा जो थे इसकी पुत्र और पुत्री थे, ठीक है। तो इन्हें कहाँ भेजा इसने? श्रीलंका। इन्हें श्रीलंका भेजा और महादेव को मैसूर भेजा। महादेव को इसने मैसूर भेजा, ठीक है। और मज्जिम को जो भेजा वो हिमालय भेजा, ठीक है। मज्जिम को हिमालय भेजा, मज्जिम को हिमालय भेजा और रक्षित को उत्तरी कनारा भेजा, रक्षित को उत्तरी कनारा भेजा, उत्तरी कनारा भेजा। और धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत भेजा, ठीक है, पश्चिमी भारत भेजा। और महाधर्म रक्षित को जो भेजा वो महाराष्ट्र भेजा, ठीक है, महाधर्म रक्षित को, महाधर्म रक्षित को जो भेजा वो महाराष्ट्र भेजा, ठीक है। और महारक्षित को इसने यवन राज्य पे भेजा, ठीक है, महारक्षित को। महारक्षित को यवन राज्य में भेजा। और मजंतक को इसने कश्मीर कंधार भेजा, ठीक है, मजंतक को कश्मीर कंधार भेजा। तो अशोक ने ये अपने धर्म प्रचारक भेजे थे अलग अलग स्थानों पर, ठीक है। तो इसका जो ठीक है, अशोक चक्र का जो वर्णन मिलता है जिसे हम पढ़ते हैं, तो उसकी 24 तिलियाँ जो हैं, धर्म चक्र का जो वर्णन मिलता है वो इसमें अशोक की 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। तो इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, 10 अशोक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि लायन कैपिटल सारनाथ सहित सम्राट अशोक द्वारा जारी किए गए अशोक के फरमानों पर चक्र उत्कीर्ण थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पर नोट कर लें, एक चीज़ को देखिए यहाँ पर नोट कर लें, अशोक चक्र। अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र, तो अशोक चक्र में क्या है? अशोक चक्र धार्मिक चक्र का वर्णन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? धर्म चक्र का वर्णन करता है, धर्म चक्र का वर्णन करता है अशोक चक्र। इसमें क्या है? 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। कितनी हैं? 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम से पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है,
तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे इसमें आगे का जो बचा है अभी अशोक का, तो मैं आपको कल करा दूंगा इसमें अशोक के शिलालेख और उनके विषय, और अशोक के प्रथम जो प्रमुख स्तंभलेख हैं वो भी करा दूंगा, और अशोक की धम्मनीति करा दूंगा, और जो बचा है कल इसमें आपका सारा खत्म कर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर पढ़ेंगे गुप्त वंश। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।